सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज हम पढ़ेंगे हमारे टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब सुनो मेरी बात भाई, तुम्हें आज तक ये टॉपिक किसी ने ढंग से पढ़ाया ही नहीं है। आज मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ये टॉपिक कि आपकी रग में बस जाएगा, और ऐसे एग्जाम्पल और वीडियोस दिखाऊंगा जो कि तुम देख के कहोगे कि भैया रोंगटे खड़े हो गए, हमें तो पता ही नहीं था ये इस तरीके से लगता है। और ये सब मैं क्यों करूंगा? ताकि आपको जिंदगी भर के लिए चैप्टर याद हो जाए, आप बोर्ड में भी फुल नंबर लेके आओ और सीयूईटी में भी फुल नंबर लेके आओ। और हमारा नारा पता है ना, एनसीईआरटी है खास, बाकी सब बकवास। आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी की लैंग्वेज से आते हैं। तो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट पूरा गहराई में घुस जाऊंगा और तुम जिंदगी भर भी नहीं भूलोगे। एक बार ही ध्यान से बस सुन लो लेक्चर, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं, और सब पढ़ के जाओगे फिर तुम मेरे से। ठीक है, सुनो। अभी हम टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम एनसीईआरटी की जब अपनी बुक उठाते हैं तो ये पैराग्राफ्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब पैराग्राफ छोड़ दो, ये सब इनकी बस टेलर की हिस्ट्री बता रखी है, उसकी लाइफ के बारे में बता रखा है, एग्जाम में कुछ नहीं आता। पर एक बात समझना, देखो हम ना इस चैप्टर को पढ़ने बैठ जाते हैं, प्रिंसिपल पढ़ने बैठते हैं, बट हम सबसे मेन चीज तो समझते ही नहीं है। ये जो प्रिंसिपल बनाए गए थे ये लेट 1800s में बनाए गए थे। अब जैसे एग्जांपल समझो, हम इस बात को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार अगर हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो सैटरडे संडे ऑफ हो गई, 8 घंटे की शिफ्ट होगी, उसके बाद मैं काम करूंगा नहीं। ये चीज ना हम बिल्कुल ऐसे कहते हैं यार ये तो बट ऑब्वियस है ना। बट भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि इस चीज को तुम तक पहुंचाने के लिए ना सालों के प्रोटेस्ट हुए थे, सालों के कलेश हुए थे, कई फैक्ट्रियों में आग लगी थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखो 1800s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जो कि काम हाथ में होने की बजाय हाथ की बजाय होने लग गया मशीनों से। अब क्या हुआ, देखो लोग जो थे ना 1800 से पहले मोटा मोटा सारी जनता इनकम कमाती थी एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से। तो अब क्या हुआ, 1800 में जब मशीनें चलनी चालू हुई, उन फैक्ट्रीज में ना लोगों को उसी माइंडसेट से हायर करा जाता था कि भाई ये जो फार्मर्स होते हैं इनका क्या होता है, ये भाई सब अपना सातों के सातों दिन काम करते हैं और 14 घंटे 12 घंटे लगातार बस काम ही करते रहते हैं। तो उसी माइंडसेट से फैक्ट्री में वर्कर्स को हायर करा जाता था। कोई उनके इंटरव्यू नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बस लड़का आके खड़ा होता था, वो कहता था हाँ भाई तेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, ठीक है, बस अब हमें इससे फालतू कुछ नहीं चाहिए, जा और ये काम कर। और उसको कोई ढंग से काम नहीं बताया जाता था, कोई ढंग से उसको फैसिलिटी, सर्विस, सेफ्टी कुछ नहीं दी जाती थी। बस उसे कहा जाता था कि भाई 14 घंटे दिन का काम करियो और अपना खुद जाके सीख, लग, तेरे चोट लगे हमें मतलब नहीं, हमें बस तेरी मजदूरी से मतलब है, लगा रहे। ठीक है, अब भाई उस टाइम ना फैक्ट्री ऐसे चलती थी। तो भाई ये जो बंदा टेलर था ना, ये आया, इसने फैक्ट्री के सारे काम को ऑब्जर्व किया और इसने ऐसे ऐसे धांसू प्रिंसिपल्स दिए जिससे कि फैक्ट्रीज का आउटपुट 4-5 गुना बढ़ गया उसी लेबर से, इनफैक्ट कम लेबर से। और जो लेबर्स थे ना वो भी और सैटिस्फाइड रहने लगे, खुश रहने लगे, उनकी लाइफस्टाइल बढ़िया हुई और आज की डेट में वो इतने अच्छे प्रॉस्परस हो गए कि वो लाइफ में बहुत आगे बढ़े। ये कैसे हुआ, ये स्टोरी अब हम देखेंगे जो तुम्हें किसी ने आज तक नहीं पढ़ाई। अब समझते जाना और तुम्हें दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो हमने उसकी सारी स्टोरी जो है वो तो स्किप कर दी, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है। बट अब हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को, एक्चुअल जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना उसके हम प्रिंसिपल समझेंगे, उसके हम चीजें फंडामेंटली समझेंगे। क्या गया है, मैनेजिंग फैक्ट्रीज बाय रूल ऑफ थंब एनेबल देम टू हैंडल द सिचुएशन एज दे अराइज बट सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। क्या बोला गया है यहां पे? सबसे पहले ना भूल जाओ हम ये कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैं ना तुम्हें दिखाता हूं एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कैसे बनता है। ये वीडियो अपने जहन में बिठा लेना क्योंकि अभी सब कुछ तुम्हें इसी वीडियो के बेसिस पे समझाऊंगा। बस ये देख लो और कुछ मत सोचना। ये देखो कैसे बनता है एक मैकडी का बर्गर। ये देखो, ये बन एक मशीन में गया टोस्ट होने के लिए। I put the bun in and I'm making a McDouble, so put the wrapper on the table with what you're making. Then you make the bun. Egg and griddle and regular Oreo. Once the bun is done, you put it in the top corner. It gets mustard, then ketchup, a little bit of onion, only 2 pickles. And only 1 slice of cheese because it's a McDouble and not a double cheeseburger. You grab the red tongs and you grab 2 pieces of meat, put it on there, put that cheese in the middle, and you wrap it. I'm gonna tap this slide. देखा कितनी ब्यूटीफुली एक बर्गर बना। हम बर्गर हमेशा बनते हुए कैसे देखते हैं अपनी लोकल दुकानों में, यहाँ
कुछ हमें आइडिया जो होता है कि भैया पीछे एक लड़के को कह देते हैं अरे ऑर्डर आ गया बन का, ठीक है, बर्गर का, वो आता है, वो अपने हिसाब से तवे पे सेक देता है, टिक्की अपने हिसाब से तलता है, फिर वो ढूंढता है टमाटर कहाँ गए, टमाटर काट के ला फटाफट, फिर वो भाई सब सारी चीजें ढूंढता है, फिर वो अपनी सॉस अपने हिसाब से यूं यूं ऊपर से डाल देता है, ऐसे बर्गर बनता है। अब देखो ये क्या होता है, आप समझो हमारे जो आसपास रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, मानो एक बर्गर लाल खुला हमारे घर के पास, ठीक है, वो अपनी दुकान कैसे खोलेगा कि भैया अपने लेबर इकट्ठी कर ली, एक आधा शेफ इकट्ठा करा, ठीक है, अपना रॉ मटेरियल स्टॉक कर लिया, अब क्या है वो दुकान खोल के बैठ जाएगा और फिर देखता रहेगा भाई दिन में अगर कस्टमर आ गए, 2-3 महीने तक कस्टमर आने चालू हुए, काम बढ़िया है, चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चला तो बंद कर देगा। मैकडॉनल्ड्स ऐसे नहीं चलता। मैकडॉनल्ड्स अगर कहीं खुलता है ना, पूरी वो मार्केट रिसर्च करता है कि भैया यहां पे कितनी फुटफॉल होगी, कितने लोग आ सकते हैं दिन के, मैक्सिमम त्योहारों वाले दिन कितने आ सकते हैं, इतने सारे लोगों को सर्व करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, कितनी मशीनें चाहिए होंगी, किचन का लेआउट कैसे होगा। तुमने देखा ना कितना शानदार किचन का लेआउट था, बर्गर बनने का प्रोसेस देखा भाई, बन पूरा नाप तुल के मशीन से वो पक्के आया है। उसके बाद तुम्हारी जो सॉस डली है वो मशीन से डली है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी में, भाई कितनी भी वो बर्गर में डालेगा सॉस इक्वल जाएगी। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस है। हमारे भैया बर्गर लाल कैसे चलते हैं, दुकान खोल ली, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, ठीक है। अब देखो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसको एक बात समझो, इस काम करने के तरीकों का क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रूल ऑफ थंब। यानी कि जब जैसे जो प्रॉब्लम आई तब उसको वैसे देख लेंगे, ठीक है। अगर हमारा रेस्टोरेंट नहीं चला तो देखी जाएगी भाई क्या करना है, मार्केटिंग करनी है नहीं करनी है, रेस्टोरेंट बंद करना है। अगर किसी दिन बहुत सारी भीड़ आ गई तो भाई फिर देख ली जाएगी, नए लेबर ले आएंगे, अगर भीड़ नहीं आई तो लेबर हटा देंगे। ये होता है रूल ऑफ थंब तरीका कि भाई जो होगा तब देखा जाएगा, तुक्का मार लेंगे, चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी वजह से हमारे इंडिया के बिजनेसेस ना अनफॉर्चुनेटली मैकडॉनल्ड्स लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए। अभी और तुम देखोगे चीजें, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जो टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल कहते हैं ना, वो कहते हैं भाई ये मत करो रूल ऑफ थंब, तो फिर करे क्या, होना क्या चाहिए भाई, वो समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ तुम बस एक बार रीड कर लेना, ठीक। अब यहां पे क्या कहा गया है, देखो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, उनकी हम पढ़ेंगे कि क्या एसेंस है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या कहा था हमारे क्या कहते हैं टेलर ने कि भाई साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स है, ये फॉलो करते हैं साइंस को, नॉट रूल ऑफ थंब को। कहने का मतलब क्या है, देखो तुमने अभी पढ़ लिया ना रूल ऑफ थंब क्या होता है, ठीक। अब तुम्हें मैं बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो दिखाता हूं। तुम्हें मैंने दिखाया बर्गर बनता कैसे, भूल जाओ बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे भी सब समझ में आएगा। मैंने तुम्हें दिखाया बर्गर कैसे बनता है, ठीक है, पर तुम्हें यह देख के हैरानी होगी कि यह प्रोसेस बना कैसे। देखो ये जो मैं तुम्हें क्लिप दिखा रहा हूं ना, ये फाउंडर मूवी है, ठीक है, जो कि मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर के ऊपर है। उन्होंने ये जो तुमने देखा ना किचन जो चल रही है, ऐसी मैकडॉनल्ड्स की लाखों किचन्स चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर ये लाखों किचन्स ना एक इंसान ने, दो भाइयों ने बनाई थी, और देखो कैसे बनाई थी, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देखो ये बता रहे अपने इन्वेस्टर को कैसे बनाई ये किचन। ये दो भाई हैं, इन्होंने एक बास्केटबॉल कोर्ट में गए, दोनों ने प्रॉपर अपनी वो बनाई, ड्राइंग्स बनाई चौक से किचन को पूरा डिजाइन किया। अब देखना क्या होगा, यहां पे देखो पूरा किचन का लेआउट बना, यहां पे भाई मीट काउंटर है, यहां पे वेजिटेबल काउंटर है, यहां सॉस काउंटर है। अब देखो सारे जो स्टाफ है उनको इन्होंने देखो ये पूरा सिंक्रोनाइजेशन बना रहे हैं यहां पे खड़े होके कि भाई लोग टकराए ना, एक एक मूवमेंट की वर्थ हो, ऐसे ना हो कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, सबका काम फिक्स है, सबका जो मूवमेंट है वो फिक्स है, हर कोई कैसे हिलेगा, कहां जाएगा, क्या करेगा, सब फिक्स जाए। ये देख रहे हो, ये मूवी जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो तुम मैकडॉनल्ड्स का देख रहे हो, ये प्रोसेस ना 1950s में इन दोनों भाइयों ने मिलके बनाया था, 1930s में इन दोनों भाइयों ने मिलके बनाया था, और उसके बेसिस पे ये जो प्रोसेस बना है ना, आज की डेट में वर्ल्ड के जितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स तुम देखते हो, चाहे इंडियन हो हल्दीराम्स टाइप, या फिर ग्लोबल हो मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, कोई भी, ये सब कुछ अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इन्होंने यूज करे थे ये साइंटिफिक प्रिंसिपल कि भाई जो अभी हम पढ़ेंगे भी और जाके, कि ऐसे मत करो कि भाई किचन बस चल रहा है तो जो जिसका काम हो गया वो जिसको काम आता है, जो भाई लड़का है वो तल भी रहा है, वो सब्जियां भी काट रहा है, नहीं, साइंटिफिकली अप्रोच करो, ठीक है। चीजों को ऐसे देखो कि हाँ भाई एक मूवमेंट जो है वो सबसे बेस्ट हो, उसमें एक दूसरे टकराए ना, ठीक है। ये ना हो कि हम इधर उधर ढूंढ रहे हो, अरे वो सामान कहां गया, ये सामान कहां गया, सब चीजें फिक्स्ड है। तुमने देखा ना बर्गर कैसे यूं लाइन में बना,
ठीक है, मैकडॉनल्ड्स को फास्ट फूड क्यों कहा गया है? 2 मिनट में तुम्हारा बर्गर बना के दे देता, क्यों? पूरा प्रोसेस सेट है और इतना स्मूथ है, एक बंदा पूरा बर्गर बना देता है बिल्कुल मजे से। ठीक है, तो अब यही चीज को दिमाग में रखते हुए इस बात को समझो। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization. बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है कि टेलर कहता था हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। तुमने बर्गर बनते हुए देखा था ना, क्या बेस्ट मेथड निकाला था। एक भी उस लड़की ने मूवमेंट वेस्ट नहीं करी, उसका 1 सेकंड सोचने में नहीं लगा कहां सामान जाएगा। उसे पता था कि मशीन अपने आप काम करके देगी, उसे बस ये इतना 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 डालना है। टमाटर उसे पता था, अगर तुमने सुना था उसने ये बोला था पिकल के सिर्फ 2 पीस डलेंगे, क्योंकि उसे बताया गया था कि अचार के सिर्फ 2 पीस डलेंगे। तो एक बेस्ट मेथड बनाया गया। एक लड़की ने पूरा बर्गर 1 मिनट में बना दिया, और वो ऐसे 100 बर्गर भी बनाएगी ना, सेम टेस्ट के बनेंगे। ठीक है, अब दिस मेथड शुड सब्स्टिट्यूट, दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ये मेथड ऐसे नहीं बन जाते, स्टडी एंड एनालिसिस से बनते हैं। मैंने दिखाई ना वीडियो, भाई साहब उस मूवी को देखोगे ना होश उड़ जाएंगे। उनको कई 6 महीने लगे थे। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ना अपना चलता हुआ लाखों करोड़ों का साल का धंधा करता हुआ अपना मैकडॉनल्ड्स बंद कर दिया था 6 महीने के लिए, कि नहीं हम ऐसे ही अपना रेस्टोरेंट नहीं चलाएंगे, हम इसको प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस से प्रॉपर एफिशिएंट बनाएंगे। इन दोनों भाइयों ने पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बदल दिया। द मेथड सो डेवलप शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मेथड बना है ना, इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेस कर देना चाहिए रूल ऑफ थंब अप्रोच से। मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे इंडियन किचन चलते हैं कि भाई हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो ना। पूरा प्रॉपर, पूरा मेथड, पूरा तरीका, पूरा जो एक एक स्टेप है डिफाइंड है। ठीक है, इस वजह से मैकडॉनल्ड्स ने इन्होंने एक प्रोसेस बनाया, और आज मैकडॉनल्ड लाखों जगह और हर जगह सेम ही प्रोसेस फॉलो होता है, सेम ही तरीका फॉलो होता है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। वर्क स्टडी अभी हम पूछेंगे कि साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड को एक वर्क स्टडी के थ्रू करते हैं, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर वाली बात को ही बस बताया और फर्दर एक्सप्लेन किया है कि ये साइंटिफिक मेथड ना एक प्रॉपर वर्क स्टडी से निकल के आते हैं, और इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बाकी सब तुम पढ़ लेना, बट आपका जो मेन लाइंस हैं वो आपको मैंने मार्क करवा दी हैं, जो एग्जाम में आपको लिख के आनी है। ठीक है, अब अगला प्रिंसिपल क्या है इनका साइंटिफिक मेथड्स का, है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सबसे पहले तो मैं क्या बोलता हूं, इंग्लिश सीख आओ, बिजनेस स्टडीज बाद में सीखना। हार्मनी का क्या मतलब होता है, डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है? हार्मनी क्या होता है, जब अलग अलग तरीके की चीजें एक साथ रहती है। कहते नहीं है एक नेशन में हार्मनी होनी चाहिए, यानी अलग अलग रिलीजियंस जो हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए एक साथ रहे। डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, उसी का बिल्कुल उल्टा डिस्कॉर्ड होता है। हार्मनी होनी चाहिए यानी वर्कर्स और मैनेजर्स। देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें डिस्टिंक्शन सिखाई थी, दोबारा रिवाइज कराता हूं। आपकी मैनेजमेंट कौन होती है, जो काम करवाती है। वर्कर्स कौन होते हैं, जो एक्चुअल वर्क करते हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। उनके बीच में डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इंप्लाइड दैट मैनेजर्स सर्व्ड एज लिंक बिटवीन ओनर्स एंड द वर्कर्स। अभी हम बात ना दोबारा 1850s पे आके बात कर रहे हैं कि जब फैक्ट्रीज बननी चालू हुई थी ना, नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो भाई क्या होता था, ओनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में, जो एक्चुअल मशीनों को चलाते थे, उनके बीच में एक ही लिंक होता था, मैनेजर्स का। सिंस एज मैनेजर्स दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम द वर्कर्स। अब क्या होता था, क्योंकि भाई ओनर्स इन मैनेजर्स के ऊपर प्रेशर बनाते थे कि भैया काम करके लाओ, ठीक है, काम करके लेके आओ। अब सुनो, देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, द मैनेजर वर्सेस द वर्कर। ये द मैनेजर वर्सेस द वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में जरूर लिख के आना। ठीक है, क्या होता था भाई, इनके ऊपर प्रेशर होता था काम निकालो। अब भाई मैनेजर काम निकालने के लिए कुछ भी करते थे। भाई तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? अगर नहीं देखी, कोई भी तुमने मूवी देखी है पुरानी वाली, जिसमें भाई मैनेजर लड़कों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं, ये सब कुछ रियल था। ये जो हमारी अभी हम देखते हैं फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, ये हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर इनके लिए सालों की ये साइंटिफिक जो टेलर ने बनाई थी ना, हम इसको किताब में करके भूल जाते हैं। इस इंसान का बहुत महान रोल था आज की इंडस्ट्री में और लोगों के राइट्स में। ठीक है, तो इनके ऊपर प्रेशर था मैनेजर्स के ऊपर, कैसे भी काम निकालो, हमें नहीं पता। और वर्कर्स का क्या होता था, देख मैनेजर्स का था ज्यादा से ज्यादा काम निकालना, वर्कर्स का होता था कि भाई हमें कम से कम काम करना पड़े और हमें हमारा पे मिल जाए। तो होता क्या था, इस वजह से ना एक
क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, मैनेजर्स जो कि ज्यादा काम चाहते हैं, वर्कर्स जो कि कम काम करना चाहते हैं। अब टेलर ने भाई उस टाइम के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी बात थी कि उन्होंने क्या कहा, ही एम्फसाइज्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर, बोथ शुड रियलाइज दे क्या कहते हैं, ईच वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो उन्होंने क्या कहा, जो उस टाइम रेडिकल थॉट था भाई, उस टाइम कैसे मैनेजर्स होते थे, अबे क्या है ये लेबर ही तो है, इन्हें मारो, इनको कैसे भी काम करवाओ, इनकी कोई ह्यूमन इमोशन फीलिंग, इनके कोई राइट्स थोड़ी ना होते। उन्होंने कहा नहीं, समझो इस बात को, दोनों के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, दोनों को समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में जरूर लिख के आना। टेलर ने क्या कहा कि दोनों के बीच में एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, जहां पे वो समझे कि भैया हम दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे समझे, वो क्या करना चाहिए उन्हें इस चीज को, मेंटल रेवोल्यूशन को लाने के लिए? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। अगर मैनेजर्स कमा रहे हैं, हम क्या सुनते हैं आज भी, थोड़ी थोड़ी जगह हम कहीं ना कहीं बात सुनते हैं, पर पहले क्या होता था, जो भाई अमीर होते थे उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, हजारों करोड़ होते थे। ठीक है, वो पूरा फैक्ट्री से कमाते थे, पर अपने लेबर्स को क्या देते थे, पेनीज। ऑल्दो ये क्लास डिवाइड आज भी है, इनइक्वालिटी आज भी है, पर ये इनइक्वालिटी पहले तो बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या कहा कि अगर तुम एज अ मैनेजर, एज एन ओनर कमा रहे हो, तो थोड़े गेन्स अपने वर्कर के साथ भी शेयर करो। प्रॉफिट मत दो, बट उनको एटलीस्ट एक फेयर पैसा तो दो कि वो जी सके। ठीक है, और एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड, और साथ के साथ, ठीक है, ये सिर्फ मैनेजर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एट द सेम टाइम वर्कर शुड हार्ड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहां चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या कहा गया है कि वर्कर्स को भी बहुत मेहनत करनी चाहिए जितनी वो कर सके, और कंपनी में जो भी चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये ना जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम में बहुत ही ज्यादा था, ना वर्कर काम करके खुश थे, ना वो कोई चेंज एक्सेप्ट करते थे, और मैनेजर्स को क्या था, कैसे भी मारपीट के इनसे काम करवाओ। अब ये चेंज वर्ड मैंने क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि होता क्या है, चेंज एक ऐसी चीज है जो हम ह्यूमन सबसे ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। देखो हुआ क्या था, हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ियों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। गाड़ियां जो है ना, अर्ली 1900s में हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर कंपनी सुनते हो ना, हेनरी फोर्ड ने बनाई थी पहली गाड़ी। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जहां पे बोला गया है ये गाड़ी सबसे घटिया इन्वेंशन है इस सदी का, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, ये घोड़ों को, कुछ घोड़े इतने बढ़िया होते हैं, इतनी बढ़िया वो चलते हैं। ठीक है, ये गाड़ियां लोगों को हार्म करेंगी, डैमेज करेंगी। उस टाइम रोडें तो होती नहीं थी ढंग से, तो ये रोडों पे कैसे चलेंगी, ये तो लोगों को मार देंगी। ये कुछ नहीं है, ये बस चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। लोगों ने इतना तक बोला था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतनी तक बात छाप दी थी। ठीक है, तो क्या है, लोग चेंज नहीं एक्सेप्ट करते, उस टाइम लेबर नहीं एक्सेप्ट करती थी कि हम घोड़ों के अलावा गाड़ियों पे काम करें। तो ये चेंज जो है ना, ये चेंज वर्कर्स को माइंडसेट लाना चाहिए कि हम चेंज भी एक्सेप्ट करेंगे, हम चेंज को लेंगे। ठीक है, तो मैनेजर्स को अपने गेन शेयर करने चाहिए, और वर्कर्स को मेहनत करनी चाहिए, और चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब देखो इसकी अगेन तुम्हें हिंदी समझनी है पहले तो, बिजनेस स्टडीज से पहले। कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, पिछले चैप्टर मैंने बहुत प्यारा चीटिंग का एग्जांपल देके समझाया था, छोटा सा करके फिर भी अभी समझा देता हूं। देखो हार्मनी का क्या मतलब है, दोनों को एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप और मैं एक दूसरे के लिए एक्चुअल में एफर्ट मार रहे हैं कि तेरे को कंफर्ट मिले या तुम्हारा काम पूरा हो सके। ठीक है, मेरे को अगर अपने वे से थोड़ा आगे भी जाके कॉपरेट करना पड़े, जो हम नॉर्मल लाइफ में कॉपरेट वर्ड का क्या मतलब होता है कि यार मैं तेरे को, तेरे लिए, तेरा काम करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आके ये कहूंगा कि भाई मेरे को तो इतना ही काम करना था, मेरे को तो यही है, मैं यही करूंगा। अगर कोई टीचर कहती है कि बेटा जरा मेरे लिए दूसरे रूम से डेस्क से वो ले आना, डस्टर ले आना, तो तुम ये कहते हो टीचर को, अरे मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ना, मैं नहीं करूंगा। तुम ऑपरेट करते हो ना टीचर के साथ, बस यही बात है यहां पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो एक बात समझ लो, इन्होंने खुद ही बोला है द प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, जो ऊपर पॉइंट पड़ा था, तो उसका थोड़ा बहुत ही एक्सटेंशन ही है। इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि हम थोड़ी बहुत बातें यहां पे पेलेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, बोथ शुड रियलाइज दे नीड ईच अदर। मैनेजर और वर्कर्स में
कॉपरेशन आना चाहिए कंपटीशन की बजाय। ये नहीं कि दोनों एक दूसरे कंपीट कर रहे हैं कि मैं ज्यादा काम निकालूंगा, वर्कर्स कहेंगे मैं कम से कम काम निकालूंगा, ठीक है। उन दोनों को समझना चाहिए दोनों को एक दूसरे की नीड है। पर कैसे? देखो, हमने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में अलग तरीका पढ़ा था कि ये कॉपरेशन, ये हार्मनी कैसे आएगी। अब हम पढ़ेंगे कि कॉपरेशन कैसे आएगी, इसका तरीका क्या होना चाहिए। फॉर दिस, इसको करने के लिए मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉइज, ठीक है। दे शुड बी रिवॉर्डेड, दे शुड बी रिवॉर्डेड, ठीक है, फॉर देयर सजेशंस विच रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैनेजर्स को वर्कर्स आके बोले कि यार ये चेंज करो, इससे ना चीजें इंप्रूव होगी, तो मैनेजर्स को चेंज सुनना भी चाहिए, और अगर उससे इंप्रूवमेंट होती है तो भाई उसको रिवॉर्ड भी करना चाहिए। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूं। जब मैं सेकंड ईयर में था ना कॉलेज के, मैंने एक कंपनी में जाके इंटर्नशिप करी थी, वहां काम कर रहा था मैं। वहां पे क्या होता था, कॉपी पेस्ट करने का बड़ा काम होता था। वेबसाइट से उठाओ पेस्ट करो, वेबसाइट से उठाओ पेस्ट करो। मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे कि वो काम आधे टाइम में हो सकता था, ठीक है। बस लिंक कॉपी करना था और वो सारा डेटा अपने आप पेस्ट हो जाता था। ये नहीं कि आपको 10 चीजें अलग से कॉपी पेस्ट करनी पड़ती। पर मैंने जब मैनेजमेंट को जाके ये आइडिया दिया ना, उन्होंने उस आइडिया को देखा, उन्होंने कहा यार बढ़िया चीज बनाई है। पर मैंने जैसे उनसे बोला ना कि सर अगर मैंने कुछ बनाया तो इसका पे क्या होगा, उन्होंने मेरे को लिटरली अब्यूज कर दिया कि तू कौन होता है, तू पैसे मांग रहा है, काम करना, पैसे बाद में मांगियो। भाई साहब, मैंने उस कंपनी को उसी टाइम छोड़ दिया था। क्यों? मैनेजर ने, भैया मैंने सजेशंस दिए, पहले तो उन्होंने ढंग से सुने नहीं, और सुने तो मेरे को रिवॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तो भाई ऐसे तो एम्प्लॉइज चले जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से मैनेजर को चलना चाहिए। अब सुनो, they should be part of management and if important decisions are taken workers should be taken into consideration। कॉन्फिडेंस मतलब अगर मैनेजर कुछ भी तरीके का चेंज कर रहा है, मैंने बोला ना कि गाड़ी जो लाई गई, गाड़ी लाने पे भाई फैक्ट्री वर्कर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि ये क्या बेकार है, हम तो घोड़ों पे ही चलेंगे। तो ये क्या है, ये इसलिए है क्योंकि मैनेजर ने एक दिन आए और सीधा आके बोल दिया भैया गाड़ी नहीं यूज करेंगे, गाड़ी यूज करेंगे। गलत है ना। मैनेजर को पहले एक हफ्ता टाइम देना चाहिए, वर्कर के साथ बैठना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए इसके क्या फायदे हैं, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो तुम्हारी लाइफ कितनी आसान होगी। उन्हें सब कुछ समझाना चाहिए और वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना चाहिए कि भाई तुम्हें क्यों डाउट हो रहा है, क्यों हमें नहीं करना चाहिए। नहीं मैं बताता हूं कि इस वजह से करो, ये फायदा करेगा, तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है। इस वजह से सीए एनआरसी हुआ था देश में, ठीक है। मैं किसी पॉलिटिकल उसको नहीं ले रहा, साइड में नहीं लेना पसंद करता, ठीक है। पॉइंट क्या है, पर सबसे बड़ी एक देश की हमारी सरकार की गलती क्या है, उन्होंने ढंग से समझाया नहीं, इस वजह से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है सारी की सारी कि भैया आपको पूरे मैनेजर को एक तो उनसे सजेशंस लेने चाहिए और कुछ भी चेंज करने से पहले वर्कर्स की बात भी सुननी चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड डिजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम द मैनेजमेंट। और साथ ही साथ ऐसा नहीं सब कुछ मैनेजर ही करे, वर्कर्स को भी स्ट्राइक वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, मैंने एग्जांपल भी पहले दिया था, जापान में वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है वो स्ट्राइक पे नहीं जाते, वो और ज्यादा काम करते हैं। वो ना एक बैंड पहन लेते हैं और वो कहते हैं मैं और काम करूंगा और काम करूंगा, जब तक मैनेजमेंट को तरस ना आ जाए कि नहीं यार ये बीमार पड़ जाएंगे, इनकी तबियत खराब हो जाएगी, और फिर वो उनकी डिमांड सुनते हैं, ठीक है। वर्कर्स को ऐसे जैसे इंडिया में नहीं होता आग ही लगा दी फैक्ट्री में, ऐसे वर्कर्स को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ अनरीजनेबल डिमांड्स भी नहीं करनी चाहिए कि भैया हमारी तो सैलरी 50% में बढ़ा दो। अरे भाई तुम्हें ऑलरेडी पता है कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो ऐसी अनरीजनेबल डिमांड्स मत करो जो कि फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो। मैं तुम्हें इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। हमारा ब्लिंकिट जो ऐप है जो 10 मिनट में डिलीवरी करता है, या ओला उबर, तुमने रिसेंटली बहुत सुना होगा कि इनके वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। अब इसमें कहीं ना कहीं कंपनी की गलती है, उन्होंने पहले उनको इतनी सैलरीज दी, अपनी जेब से लॉस बना के इतनी सैलरीज दी कि उनके प्लेटफॉर्म पे ये सारे ड्राइवर्स वगैरह आ जाए कि भाई वो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि भाई वो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे अगर वो इतने इंसेंटिव्स देंगे। उन्होंने इंसेंटिव हटाए, ये लोग स्ट्राइक पे चले गए। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी का तरीका ठीक था, पर यहां पे इन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर इतना ही इंसेंटिव वो देते या देते गए तो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी नहीं और वो चल ही नहीं पाएगी। गलती ऑल वर्कर्स की नहीं थी यार, इन ड्राइवर्स की गलती नहीं थी, कंपनी ने इनको बेवकूफ बनाया। पर इनिशियली इन्हें भी समझना चाहिए था कि भैया ये बेवकूफ बना रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है, ये लॉस बना रहे हैं, ये कल को हमारे इंसेंटिव ले जाएंगे। तो ये बड़ी तगड़ी मतलब एग्जांपल है कॉपरेशन जब नहीं होता, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ऑप्ट होना चाहिए। आगे का तुम पढ़ लेना, ये यहां पे क्या कहते हैं आपका वही बोला गया है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूं भाई, ये एग्जाम में जरूर लिखना। पैटर्नलिस्टिक होता है कि भाई तुम्हें शायद उससे पता चल रहा होगा, एक जो
पेरेंट्स का तरीका होता है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूं बिल्कुल। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं ना, उनकी सारी नीड समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनसे काम पूरा करवाते हैं, उनको स्कूल भी भेजते, सब करवाते हैं, बट उनके साथ मिलके चलते हैं। ये मैनेजमेंट का स्टाइल शुड बी ऑप्ट होना चाहिए। द एम्प्लॉय टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज वुड प्रिवेल एज केस इन द जापानीज कंपनी। उनको पूरी नीड्स समझनी चाहिए एम्प्लॉयज की। ऐसा नहीं है कि बस हमें तो काम करवाना है। हमारे देश में पुरानी कंपनीज जो सक्सेसफुल नहीं हुई, टाटा वाटा क्यों सक्सेसफुल होती हैं? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को देखती हैं, उनकी नीड्स को समझती हैं कि भाई हाँ, इनकी भी जरूरत है उतनी ही ज्यादा है जितनी हमारी है, तो वो समझ के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब क्या है लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब यहां पे क्या है, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई हम वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाए। हमारे पहले वही जब ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस टाइम पता है क्या होता था, लेबर से पूरी जिंदगी उसकी बुढ़ापे तक बस काम करवाते गए, वही सेम काम करवाए जा रहे हैं। वो बेचारा पूरी बुढ़ापे तक ढुलाई करे जा रहा है, जैसे उसकी हड्डियां चटकी भगा दिया। ठीक है, नहीं, वर्कर्स की जो ट्रेनिंग होती है, उसकी प्रोस्पेरिटी होती है, वो भी मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि अगर उसे 5 साल वो मजदूरों की तरह ढो रहा है तो उसे आगे कुछ काम ही नहीं सिखाओगे, उसे कुछ और बेहतर काम सिखाओ ताकि वो और अच्छा से कर पाए। ठीक है, अब समझो इसमें क्या है एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स training was essential also to learn the best method of developed as consequence of scientific approach। मतलब क्या है, वर्कर्स को पूरा सिखाओ ना यार। अब मैकडॉनल्ड्स का मैंने तुम्हें दिखाया, भाई उस वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी कि कैसे जो हमने बेस्ट मेथड बताया ना, उसको यूज करके आप तेजी से फर्स्ट क्लास बर्गर बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये इस वाला जो पॉइंट है ना, इसमें मेन आपके ये 2 पॉइंट है। एग्जाम में आए ना तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिख के आने हैं। पहला क्या है, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, देन वर्क असाइंड शुड सूट हिज हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। नहीं, उस टाइम ये ऑब्वियस सी बात नहीं थी। उस टाइम बस लोगों को हायर कर लेते थे और काम दे देते थे। अब ये क्या कहता है, उस टाइम के हिसाब से रेवोल्यूशनरी थिंकिंग थी कि लोगों को हायर जो करो ना, बहुत साइंटिफिकली हायर करो, उसका इंटरव्यू लो, उसको प्रॉपर टेस्टिंग करो, और फिर उसके जो इंटरव्यू, उसके टेस्ट से रिजल्ट आए ना, उसके हिसाब से, उसके आईक्यू के हिसाब से उसे काम दो, है ना। ये चीज होनी चाहिए, पहले नहीं होती थी ये चीज, अब तो होती है, तुम्हें ऑब्वियस लग रहा होगा। ठीक है, to increase the efficiency they should be given the required training. Efficient employees would produce more, earn more. This will ensure their greatest efficiency, prosperity for both the company and themselves. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है कि भाई, और उनको प्रॉपर, एक तो साइंटिफिकली हायर करो, दूसरा उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एडू कैप्टन में कोई टीचर आएगा तो भाई हमारे टीचर्स को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि यार हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, हम दूसरे चैनल्स की तरह ऊपर से नहीं पढ़ाते हैं, ऑल्दो ऑल रिस्पेक्ट टू देम, राइट, बट हम बहुत डेप्थ में जाते हैं। तो हमारे टीचर्स को हम बताते हैं कि भाई नहीं, आपको डेप्थ में घुसना है, आपको कॉन्सेप्ट बताना है, चाहे कम व्यूज हो, चाहे बच्चा कम प्रेफर करे, पर हमें अच्छा बच्चा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, इस तरीके से हमारा काम करो, और इससे क्या है, वो ट्रेन हो जाते हैं तो वो बेहतर काम करते हैं, और उससे क्या है, वो खुद भी ज्यादा कमा पाते हैं और कंपनी को भी ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहां पे टॉपिक खत्म होता है, बट भाई मेरा एक सपना है, अगर तुमने अभी तक लेक्चर देखा ना, यानी तुम्हें पसंद तो आया है, तुम्हारे रोंगटे तो खड़े हुए होंगे एक बारी जब मैंने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो भाई इतनी मेहनत का एक काम कर दो, बस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में जरूर जाके बताना कैसे लेक्चर लगा। एंड मेरा सपना 10,000 बच्चों को पढ़ाने का है, यानी मेरी हर वीडियो पे मिनिमम 10,000 व्यूज हो। तो भाई जाके ना ये वीडियो शेयर कर देना अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअल में पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ऐसे ही मैं शानदार एग्जाम्पल्स यूज करूंगा।